नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आपका भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर का वो सेशन जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण होगा, उसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो बताया जाएगा, इसको आप नोट करते चलिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। और कल मैंने जो वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार। किस राज्य के द्वारा? तो अभी बिहार सरकार के द्वारा मिशन दक्ष, शिक्षा के क्षेत्र में मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है। आज देखते हैं अब आज का क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, एड्स क्या बीमारी है, इसके बचाव के कुछ लक्षण बताया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं विगतवार। तो सबसे पहले जानते हैं कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यानी इसको मनाने की जो शुरुआत थी 1988 ईस्वी से शुरू की गई थी। कब से शुरू की गई थी? शुरुआत 1988 ईस्वी से की गई थी। थोड़ा मार्कर। अब देखते हैं दोस्तों कब से शुरुआत की गई थी। 1988 ईस्वी से। यह एक विषाणु जनित रोग होता है जिसे HIV कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HIV कहा जाता है। यह आपको यौन संबंध बनाने से होता है या किसी यौन संबंध व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया गया जो इंजेक्शन होता है उससे होता है। यौन संबंध व्यक्ति का जो ब्लड होता है उस ब्लड को चढ़ाने से होता है, और इत्यादि बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते एड्स होता है। अब इसकी एड्स की जो दवा है, इलाज है, वह अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा खोज लिया गया है जिसका रिसर्च अभी जारी है। रिसर्च होने के उपरांत इसे मार्केट में लाया जाएगा और उपचार के लिए लाया जाएगा। जानते हैं दोस्तों एड्स, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, शुरुआत कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा कि हाल ही में RBI द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? RBI द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी % बढ़ी है? तो दोस्तों अभी RBI यानी RBI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिस रिपोर्ट में ये बताया गया, यह रिपोर्ट किस साल से किस साल तक है? तो यह रिपोर्ट 2020 से 2023 तक के बीच का है। इस रिपोर्ट में यह इस बात की जानकारी दी गई है कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है, क्या है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय है यह 25% बढ़ गई है। कितने % बढ़ गई है? 25% बढ़ गई है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राज्य का कुल जो व्यय होता है उसमें जनसंख्या से क्या कर दिया, आय होता है उसमें जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, वहीं से आपका प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाता है। तो इसमें कितने % की वृद्धि हुई है? तो 25% की वृद्धि हुई। अभी RBI, तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इसका मुख्यालय मुंबई में हुआ था। 35 का अधिनियम है, 34 में इसकी स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। 1 से 12 दिसंबर तक गांधी मैदान पटना में आयोजित पुस्तक मेला की थीम क्या है? तो दोस्तों हर साल की भांति इस साल भी पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। यानी 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक इस मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेला में राज्य के भिन्न भिन्न पुस्तकों का संचय रहेगा, यानी आप जो पुस्तकें वहां से लेना चाहते हैं वहां से आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हर साल वह किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। तो इस बार की यानी 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम क्या है? तो इस बार का थीम है दोस्तों स्त्री नेतृत्व। क्या है? स्त्री
स्त्री नेतृत्व इस बार का जो पुस्तक मेला है उसका थीम है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल यह शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, यानी शहरी मंत्री जो अभी हरदीप सिंह पुरी है उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के अंतर्गत शहर की स्वच्छता, पेयजल, बिजली, सफाई, इन सभी में जो भी विकास हुआ है उन सभी का इस पर डाटा क्या रहेगा, डाटा संकलित रहेगा। आप उस डाटा के माध्यम से देख सकते हैं कि किस शहर में कितना, लगभग इसमें 30 शहरों का, भारत के 30 शहरों का डाटा इसमें संकलित रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी है महिला विकास मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक मामले की मंत्री है हमारी स्मृति जुबिन ईरानी। कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। इन्हीं के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। दोस्तों यह इनका लोकसभा क्षेत्र 2019 के चुनाव में काफ़ी हॉट सीटों में से एक था। क्यों था? क्योंकि यह कांग्रेस के अध्यक्ष, उस समय के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ी थी और राहुल गांधी को इन्होंने बुरी तरीक़ा से उस चुनाव में हराया था। इसलिए इनके सीट को हॉट सीट भी माना जाता था। हालांकि ये 2014 में भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसमें इनको पराजय का सामना करना पड़ा और इन्होंने पुनः अपने मेहनत को, प्रयास को जारी रखा और 2019 में जीत के मुकाम को हासिल की। तो यह अभी भारत सरकार में महिला विकास मामले की मंत्री है और साथ ही साथ अल्पसंख्यक मामले के भी मंत्री है। इससे पहले अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार नकवी अब्बास थे, जो कि वह राज्यसभा से आते थे। उनका कार्यकाल खत्म हो गया, इसी के चलते उनको अपने मंत्री पद से क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद तब से यही उस अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है उनका पद बहाल इन्होंने ही ग्रहण किया हुआ है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। क्या होगा? इसका उत्तर नेपाल हो जाएगा। दोस्तों नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 ईस्वी में, कब? नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय 2007 ईस्वी में ही इसको स्वीकृति दे दिया गया था। किसको दिया था? समलैंगिक विवाह को। लेकिन इसके 2015 में संविधान के यौन अभिन्यास के आधार पर इसमें भेदभाव होने लगा, जिसके चलते इसको रोक लगा दिया गया था। पुनः अब इसको 2023 ईस्वी में नेपाल के न्यायालय के द्वारा इसे समलैंगिक विवाह को आधिकारिक रूप पर पंजीकृत कर दिया गया और यह दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। किसका? दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। कौन? नेपाल, जो समलैंगिक विवाह को पंजीकृत किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध को समाप्त किया है? तो दोस्तों अभी न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने न्यूजीलैंड में जो पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध था, यानी न्यूजीलैंड में जो व्यक्ति 2008 के बाद जन्म लिया है वह धूम्रपान न बेच सकता है और ना ही कर सकता है, उस प्रतिबंध को इन्होंने समाप्त कर दिया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। दोस्तों क्रिस्टोफर लक्सन अभी फिलहाल में 4-5 दिन पहले न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये किनके जगह पर प्रधानमंत्री बने हैं? तो जैसिंडा अर्डन के पद पर, जैसिंडा अर्डन को हराकर इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आमा बैंक योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों अभी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा, नवीन पटनायक जी के द्वारा उड़ीसा में अम्मा बैंक योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा के 4375 ग्राम पंचायतों को, कितने?
375 ग्राम पंचायतों को अम्मा बैंक योजना के तहत जोड़ा जाएगा। अम्मा बैंक योजना के तहत जोड़ा जाएगा। किस योजना, कितना पंचायतों को? तो 4375 ग्राम पंचायतों को अम्मा बैंक योजना के तहत जोड़ा जाएगा। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, टाटा पावर शाखा देश भर में कितने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी? तो दोस्तों इससे एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। भारत का सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में बना था? उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और विश्व में वह कौन सा देश है जो अब उस देश में नया घर बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को भी स्थापित किया जाएगा? तो यह यूके यानी लंदन में अब किसी भी नए मकान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। उसी को देखते हुए टाटा पावर के द्वारा देश भर के 12 जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है अगर उसकी बिजली कम हो जा रही है, ख़त्म होने के कगार पर है, तो उस स्टेशन पर जाकर वह क्या कर सकती है? अपने आप को चार्ज कर सकती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह माइकल डगलस को। किसे दोस्तों? माइकल डगलस को, जो कि एक हॉलीवुड अभिनेता है। क्या है? हॉलीवुड अभिनेता है। इनको किस चीज़ से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हो रहा है, उसी में इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य बना है? ऑप्शन आपके सामने है, चिली, ब्राजील, कंबोडिया और वियतनाम। इसका करेक्ट उत्तर आपको ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।